ओके, सो सॉलिड स्टेट पार्ट 7 में जो मेन टॉपिक्स कवर करेंगे वो है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम या रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड एज लेंथ, ए फॉर एज लेंथ ऑफ क्यूब। क्लोज पैकिंग में हमने क्या देखा, इवन प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव पढ़ने के दौरान, कि जो क्लोज पैकिंग होती है वो या तो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर्ड। तो अल्टीमेटली हम क्या बना रहे हैं, उसको क्यूब बना रहे हैं। हर क्यूब की क्या होती है, एक साइड होगी, तो लेंथ ऑफ साइड विच इज नोन एज एज लेंथ, तो ए डिनोट फॉर एज लेंथ। तो आज का मेन टॉपिक ये है, बट लास्ट टॉपिक जो क्लोज पैकिंग फिनिश किया उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड प्रैक्टिस नहीं करी हमने। पहले हम एप्लीकेशन ऑफ क्लोज पैकिंग पे प्रैक्टिस क्वेश्चन, इस पे क्या आता है, और इस एप्लीकेशन को बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज विद द एप्लीकेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एंड एप्लीकेशन ऑफ क्लोज पैकिंग, दोनों के क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। गुड, तो इनका क्लियर दोनों टाइप के क्वेश्चन, यानी एक साथ दोनों एप्लीकेशन के क्वेश्चन लिखवाऊंगा, सो दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाइड कि ये क्वेश्चन नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल के एप्लीकेशन का है, एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ वॉइड्स इन क्लोज पैकिंग, यानी एप्लीकेशन ऑफ क्लोज पैकिंग का वो क्वेश्चन है। तो एप्लीकेशन, पुट अप हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ क्लोज पैकिंग, एप्लीकेशन ऑफ क्लोज पैकिंग। और इसका एक ही एप्लीकेशन है, वो क्या है, लिखो, टू आइडेंटिफाई formula of any crystalline solid compound, to identify formula of any crystalline compound। जिस स्टूडेंट ने सारे लेक्चर्स अच्छे से देखे सुने होंगे और नोट्स बनाए, उसको यहाँ क्लिक करेगा कि टू फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। सेम ऐसा ही एप्लीकेशन हमने नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल का भी पढ़ा था। तो एक साथ दोनों के एप्लीकेशन में सेम कैसे आ सकता है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये क्वेश्चन उसके एप्लीकेशन का है कि क्लोज पैकिंग के एप्लीकेशन का है? ठीक है, तो उस पर दोनों पे तो लिखा आपने फॉर्मूला, टू फाइंड आउट द फॉर्मूला। अब लिखो क्वेश्चन से हम डिफरेंशिएट करेंगे। an unknown crystalline compound is formed by element A and B in which element A present at the corner while element B present at the face center. Find out the formula of crystalline compound. Find out the formula of crystalline compound. Second question. Element X present at the corner of FCP lattice, FCP small FCP, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग लैटिस, FCP lattice, while cation
वाई कैटायन, एलिमेंट कैटायन ऐसा लिखो, वाइल एलिमेंट कैटायन वाई occupied all the available octahedral voids, all the available octahedral voids, then find out the formula of ionic crystalline compound, ionic crystalline compound. Clear? Next question. The anion of anion ब्रैकेट में लिखो anion P, anion ब्रैकेट में P, anion P of crystalline compound forms FCP lattice, forms FCP lattice while cation Q occupied one fourth of available tetrahedral voids, one fourth of available tetrahedral voids and as a result of this the crystalline compound PX QY is produced. PX QY is produced. Find out the X and Y. Find out the X and Y. देखो टोटल 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, उसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल का है, और जो नीचे के 2 क्वेश्चन हैं वो क्लोज पैकिंग के एप्लीकेशन पे बेस्ड है। तो आपको समझ में आएगा कि तीनों में ही फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है, लेकिन एक क्वेश्चन में आपको वॉइड्स के बारे में दिया गया होगा। किसके बारे में? मतलब जहाँ नंबर ऑफ वॉइड्स का जिक्र होगा, फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना हो और वॉइड्स दी गई हो, तो हमें एप्लीकेशन ऑफ क्लोज पैकिंग के कॉन्सेप्ट पे करना है। ठीक है, तो इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे, तो पहला क्वेश्चन हर स्टूडेंट्स को खुद से ही करना है उनमें, मतलब आपने लिख लिया है, सुन लिया होगा मुझ में, विदाउट डायरेक्टली सॉल्यूशन पे नहीं जाना है, ट्राई विथ योर सेल्फ। मुझ में आप पहले उसको ट्राई करोगे कि उसका फार्मूला क्या आएगा, मुझ में डायरेक्ट सॉल्यूशंस ऑब्जर्व नहीं करना है, देखना नहीं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको पहले का याद है या नहीं है। यू कैन चेक, मतलब टेस्ट योर सेल्फ एज अ टेस्ट की तरह ले सकते हो कि हमने एज अ टेस्ट उसको ऑब्जर्व किया है। ठीक है, और जो दूसरे एप्लीकेशन ऑफ क्लोज पैकिंग पे हैं वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उनके सॉल्यूशन। तो वो कैसे करना है, पहले एप्लीकेशन, तो यहाँ पे देखो दोनों, यहाँ हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल के बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर लें। तो सिंपल क्यूबिक, ठीक है, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट जो होता है उसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होते हैं 1। ऐसा लिखूं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूब 1। नंबर ऑफ एटम फेस सेंटर्ड इक्वल टू 4। नंबर ऑफ एटम एट बॉडी सेंटर इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये तो हमने
ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो इसका सॉल्यूशन में लिखना नहीं है इसको, ये रिवाइज किया है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में एलिमेंट x present at the corner of FCP lattice while cation y occupy all elements. क्वेश्चन नंबर 1 नंबर ऑफ एटम वाला। An unknown crystalline compound is formed by element A and B, in which element A is present at the corner while element B is present at the face center. ठीक है, तो देखो ये जो आपका क्यूब है, इस क्यूब के सारे कॉर्नर पर ए है और हर एक फेस के सेंटर पर कौन बैठा है, बी। तो जो कॉर्नर पे बैठा है, और हम सबको पता है कि एक क्यूब 8 क्यूब से शेयर हो रहा है, कितने से शेयर है, मतलब इसके पास में एक क्यूब है, इसके इधर एक क्यूब है, इसके ऊपर क्यूब है, इसके नीचे क्यूब है, पीछे क्यूब है, और 1 क्यूब, या मैं ऐसा कहूँ जो लोग भूल गए उनके लिए कि ये जो एक कॉर्नर पे जो बैठा हुआ एक कांस्टेंट पार्टिकल है वो 8 लोगों से शेयर हो रहा है, मतलब खुद को काउंट करके 7, मतलब इसको खुद को काउंट करने के बाद 8 और 7 दूसरे। तो मान लीजिए इसके पास अगर एक चॉकलेट है तो इसके पास कितना हिस्सा आएगा, 1/8। तो कॉर्नर पे जितने भी होते हैं वो 1/8 हुए। तो टोटल कॉर्नर कितने, 8, 4 बॉल आगे और 4 बॉल पीछे, तो 8 × 1/8 1, यानी एलिमेंट ए कितने, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए 1, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए इक्वल टू 1, नंबर ऑफ एटम ऑफ बी इक्वल टू कितना आएगा, फेस सेंटर्ड, ये कितने से शेयर होता है, 2 से शेयर होता है, तो 1/2 मतलब 3। तो ए कितना है, 1 और बी, तो एक यूनिट सेल में ए का एक एटम है और बी के 3। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, AB3 या A1B3। तो ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पर कहीं पर भी वॉइड की चर्चा नहीं होती। बट जो क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज़ बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ क्लोज पैकिंग में, वह हम देखते हैं, पढ़ो उसको। Element X present at the corner of FCP lattice while element cation Y occupied all the available octahedral voids. Then find out the formula of ionic crystalline compound. ओके अब देखो उन्होंने FCP लेटिस बोला है, वो FCP लेटिस पूरा बना रहा है, मतलब ध्यान रखो कि जब फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग होती है FCP, तो कॉर्नर और फेस के सेंटर ये सारे जनरली 90% केस में एनायन ऑक्यूपाई करते हैं। कौन ऑक्यूपाई करते हैं, एनायन। कैटायंस कहाँ जाते हैं, क्योंकि एनायन इज बिगर देन कैटायन। तो अपनी कॉपी के टॉप पर एक ये रूल बना के लिख सकते हो, या इस क्वेश्चन में ही ध्यान रखना, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर इन कैप्टन योर माइंड, एनायंस ऑलवेज फॉर्म लैटिस, मतलब इस क्यूब को बनाने का काम कौन कर रहे हैं, एनायन। एंड कैटायंस ऑलवेज ऑक्यूपाई voids। ऐसा क्यों, बिकॉज कैटायंस आर स्मॉलर देन एनायंस। तो कैटायन एक क्यूब में कहाँ पर जाकर फिट होंगे, वॉइड्स पे, और एनायंस क्या करेंगे, उस लेटिस को बनाएंगे। तो इसको बनाने का काम कौन कर रहा है, तो देखो आपके पास अगर 4 बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने 8 बॉल को तो रख दिया, तो वो जो बॉल आपको दी वो एनायन की बॉल है, और उन बॉल को पास पास आप कितना भी पास में रखो, उन 4-8 बॉल के बीच में एक जगह आपको दिखेगी ना, 2 बॉल के साथ साइड में भी आपको जगह दिखाई देगी, उन वो स्पेस कितनी होती है, बहुत कम होती है। क्या उस पर आप एक बड़ी सी बॉल रख सकते हो, क्या आप एक छोटी सी बॉल ही रख सकते हो। इमेजिन करो 1 2 3 4 बॉल आ गई, 5 6 7 8 है 8 बॉल। अब आप 4 बॉल को फ्रंट में देख रहे हो, तो उन 4 बॉल के बीच में भी आपको फ्रंट में एक स्पेस दिख रही है, इस स्पेस में भी आपको एक स्पेस दिख रही है, बीच में भी एक स्पेस है, मतलब यहाँ पर वॉइड्स है, तो उसमें क्या बड़ी सी बॉल आ सकती है, वहाँ क्या आ सकती है, छोटी सी बॉल। तो वो जो वॉइड है उसमें क्या आता है, कैटायन आता है। क्या आता है, कैटायंस आएगा। सो कैटायन, अब कैटायन और एनायन, जिसमें उसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि FCP लेटिस बना रहा है, क्या बना रहा है, FCP में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4 होते हैं। नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4 FCP लेटिस में। तो
एक FCP लेडीज, तो x हमारा जो x है, x क्या बना रहा है, x इज anion, yes or no, and y is cation. x क्या है, anion, और y क्या है, cation. जितने एटम x के होंगे, अब y जो है y कहाँ जा रहा है, y इज cation एंड ऑक्यूपाइड, कौन सी y, ऑक्टाहेड्रल वाइड को, कितनी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं. अगर 4 एटम मिलकर एक क्यूब बना रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल वाइड भी कितनी बनेगी, 4 ही बनेगी, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग दैट लैटिस. मतलब नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्या होंगे, एक यूनिट सेल में हमेशा सेम ही होंगे. नहीं समझे. इन FCP नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस इक्वल टू 4. तो अगर नंबर ऑफ एनायंस 4 है, ये हटा देते हैं, ये तो हम आज का टारगेट है हमारा. नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एज वी नो दैट, है ना, ये हम जानते हैं कहाँ से, जो हमने क्लोज पैकिंग में पढ़ा, फ्रॉम क्लोज पैकिंग, है ना. वी नो दैट नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग लैटिस. उस लैटिस को बनाने में, ठीक है, जितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतनी वॉइड होगी. यहाँ एक लैटिस को बनाने में कितने कर रहे हैं, 4. तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू 4. तो अगर 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐड दो, कैटायन भी कितने आएंगे, 4 ही आएंगे. सो नंबर ऑफ कैटायन इक्वल टू 4. तो नंबर ऑफ एनायन भी 4 और नंबर ऑफ कैटायन भी 4. मतलब एक कैटायन को एक एनायन चाहिए. जब एक कैटायन एक एनायन, तो फॉर्मूला क्या हुआ, XY, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड में ऐसा लिख सकता हूँ, कंपाउंड इक्वल टू X4, या कैपिटल में लिख दूँ X4Y4, लेकिन 4:4 यानी 1:1. फॉर्मूला क्या बन गया, X, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी XY. गॉट माय पॉइंट, क्लियर हुआ. ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें वॉइड्स. लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 3 को देखो. पहले पूरा लिखना नहीं, जब तक तीनों क्वेश्चन का एक बार सॉल्यूशन समझ लोगे तो आपको आगे का समझ में आएगा. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है वो देखो, बताओ. The anion T of crystalline compound forms FCP lattice, while cation Q occupied 1/4 of available tetrahedral voids, and as a result of this, the crystalline compound PXQY is produced. Find out X and Y. देखो इन्होंने दिया है कि P act as anion and form FCP lattice, Q act as, ये गिवन है, गिवन दैट, इट इज गिवन दैट P act as anion. मैंने यहाँ इक्वल करके लिखा है, लेकिन आप ऐसा नहीं लिखोगे, बोर्ड में ऐसा नहीं लिखना है, वरना बोर्ड में गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, तो जो कॉम्पिटिटिव के लिए कर रहे हैं उनके लिए तो सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड में आपको लिखना है कि पूरा सेंटेंस, गिवन दैट P act as anion and it forms FCP lattice, while Q act as cation and form an occupied 1/4 of ठीक है, आया समझ में. अब पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी है. तो अगर हम बोल लें कि लेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्मिंग FCP लैटिस इक्वल टू n, तो ये कितना हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड 2n. और उसका सिर्फ क्या हो रहा है, 1/4 पार्ट ही ऑक्यूपाइड हो रहा है. लेकिन ये कौन सा लैटिस बना रहा है, FCP, तो मैं FCP में 4 भी मान सकता हूँ. तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी हो गई, 4, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 8. नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो गई, नहीं आया समझ में. अगर मैं इसे, तो
नंबर ऑफ एटम्स इन FCP लैटिस कितने हुए? 4। नंबर ऑफ एटम फॉर्मिंग FCP लैटिस कितने हो गए? 4। सो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू 2 × 4 = 8, क्योंकि ये तो हम जानते हैं 2n होती है, लेकिन उसका सिर्फ 1/4 ऑक्यूपाई हो रहा है। सो कैटायन Q occupies 1/4 × 8, मतलब कितना आ गया? 2। तो 4 एनायन पे 2 कैटायन है, समझ रहे हो? मतलब कैटायन एनायन कितने? 4, तो कैटायन कितने? 2 ही है। 2 कैटायन, ओनली 2 कैटायन 4 एनायन को ऑक्यूपाइड कर रहे हैं। तो मैं फॉर्मूला कैसे लिख सकता हूँ? P कितने हुए? 4, और Q कितने हुए? 2, जिसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P2Q, P2, ठीक है। अभी ये एनायन है तो फॉर्म लिखेंगे कैसे? परफेक्टली ऑर्डर में, कैटायन पहले लिखते हैं फिर एनायन लिखते हैं। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? QP2। तो ऑप्शन में ऐसा भी मिलता है कि P2Q और QP2, तो आपको QP2 लिखना है। क्या लिखना है? और QP2 ऐसा कोई एग्जांपल अपने पास हो सकता है क्या? होता है ना, कैल्शियम फ्लोराइड, जिसमें एक कैटायन 2 एनायन को सेटिस्फाई करता है ना, है या नहीं? अरे तो फाइनल आंसर क्या हुआ? अब आपका जो फाइनल आंसर x और y की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ मैं अभी लिख रहा हूँ, यानी आपका जो आंसर आया है, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज QP2। लेकिन उन्होंने ऐसा पूछा है आपसे Px और Qi, मतलब P के साथ x है और Q के साथ y है, तो x की वैल्यू हुई 2, y की वैल्यू है 1। हियर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। आप QP2 लिखकर इसको x y मत मान लेना, सब गड़बड़ कर दोगे। ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे। क्लियर हुआ? तो बोर्ड लेवल पर इनको सिस्टमेटिक सॉल्व करके लिखना है, यानी स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा सॉल्यूशन बोर्ड के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन। तो फ्रॉम बोर्ड प्रीवियस ईयर यू कैन लर्न हाउ, आप आराम से सीख सकते हो कि हाउ टू राइट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड लेवल। स्टेप बाय स्टेप हमको पूरा आ जाएगा कि ये कैसे लिखना है। तो सेकेंड एंड थर्ड आपने अगर यहाँ पूरा सीख लिया, आपने समझ लिया मुझ में, इंस्टेंट ऑफ डायरेक्टली राइटिंग मुझ में क्या करो कि सीखने के बाद वापस से मन से सॉल्व करके देखो उनमें। अगर आपने मन से सॉल्व कर लिया है तो आपको समझ की कॉन्सेप्ट आ गया है उन्हें डायरेक्ट लिखने की बजाय। तो पहले इसको नोट कर लो। एप्लीकेशन ऑफ क्लोज पैकिंग ये था, दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल पे। तो ये रिवीजन था, रिवाइज किया था कॉन्सेप्ट को। ये 2 क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, सो जैसे यहाँ पर देखो XY लिखा है, तो X आपका जो है वो एनायन है, Y कैटायन है। तो अगर फाइनल आंसर में देखना है कि अगर 2 ऑप्शन लिखे हों XY YX में, तो आपको YX पे टिक करना है, क्योंकि क्या होगा, पहले कैटायन फिर एनायन। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया है, मान लो ऑप्शन दिए हैं आपको XY X2Y3 X3Y4 XY5Y6 ऐसा दिया है, तो फिर आप उसको XY पे टिक करके होगे। ऐसा नहीं बोलोगे कि सर यहाँ तो YX था नहीं इसलिए हम छोड़ कर आ गए एग्जाम में इस क्वेश्चन को, ठीक है। समटाइम वो XY YX यानी इक्वल प्रोपोर्शन को XY और YX दोनों लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको आइडिया आते चलेगा कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें आंसर डिसाइड करना है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ क्लोज पैकिंग। पैकिंग तो हमने देख ली, बट अब हमें ये देखना है कि जब हम टाइटली पैक करते हैं उसके बाद भी वॉइड्स को भी ऑक्यूपाई करने के बाद भी कितनी फ्री स्पेस रह जाती है, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस। वो परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस को पढ़ने से पहले हमें रेडियस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन देखना जरूरी है। नाउ पुट अप हेडिंग रिलेशन बिटवीन रेडियस ब्रैकेट में आर, रेडियस आर ऑफ एटम एंड
एज लेंथ ऑफ क्यूब ब्रैकेट में ए, रिलेशन बिटवीन, इनके बीच का रिलेशन हमें देखना है। बोर्ड लेवल पे इसकी क्वेश्चन बैंक पहले लिखवा देता हूं, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। एक सिंपल क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे डिराइव द रिलेशन बिटवीन, डिराइव दी, क्वेश्चन बैंक लिख लो बोर्ड लेवल भी, डिराइव द रिलेशन बिटवीन रेडियस आर of constituent particle, radius r of constituent particle and edge length a of face centered lattice, face centered lattice। ठीक है, इसी के और में लिख लो, इसके और में ऐसा भी आ सकता है, प्रूव दैट a इक्वल टू 4r बाय रूट 2, a इक्वल टू 4r बाय रूट 2 फॉर एनी face centered lattice, any face centered lattice। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन 1 हुआ। क्वेश्चन 2 सेम ऐसे ही बनाते हैं, है ना, फटाफट लिखते हैं इसलिए। प्रूव दैट a इक्वल टू 4r बाय रूट 3, a इक्वल टू 4r बाय रूट 3। ठीक है, अब ये इक्वेशंस को अलग अलग तरह से प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है, इसको रैशनलाइज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका क्या कर दें, तो प्रूव के ये सिंबल्स तो अभी हम डिराइव करेंगे। तो प्रूव दैट a इक्वल टू 4r बाय रूट 3 फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं, और सीधी सी बात है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है या डायरेक्ट फॉर्मूला आइडेंटिफाई करने को भी आ सकता है। अगर आप देखोगे क्वेश्चन रेफरेंस बुक में, ऑब्जेक्टिव्स में, तो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सबसे पहले हम किसके लिए करेंगे डिराइव, सिंपल क्यूबिक के लिए। तो ये मेन टॉपिक है, हेडिंग इसका केस 1, केस 1 रिलेशन बिटवीन R and A फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक में R और A का रिलेशन निकालना। तो कौन बताएगा जरा, देखें इसमें से किसको याद है, अपना सज्जाद बोरानिया। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग कब बनती है, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग? एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, वन लेयर कौन सी वाली, 2 डायमेंशनल से कि 3 डायमेंशनल से? 2 डायमेंशनल में भी 2 टाइप होते हैं, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल याद करो सब लोग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ए और ए बी होते हैं, और उसमें जो ए टाइप होता है वो हमें सिंपल क्यूबिक लैटिस देता है। ठीक है, तो अब जो लोग भूल गए उनको थोड़ा सा याद दिलाऊं कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है, कि अगर आपके पास ये मैंने बॉल्स दी हैं और ये इस तरह से अरेंज हो रही है, मतलब एक के नीचे एक रखा गया है, तो अगर मैं सारे स्फीयर सेम साइज के बनाता यहाँ पे, तो ये एग्जैक्ट स्क्वायर जैसा बनता। तो दिख रहा है यहाँ पे ये जो वाइड बन रही है टेट्रागोनल वाइड, और अगर इनके सेंटर को ज्वाइन कर दूँ तो ये एक स्क्वायर ही दिखेगा। अरे बोलते ही नहीं। तो इसको बोलते हैं कि एक बॉल के ठीक नीचे, व्हेन सेकंड रो इज जस्ट एग्जैक्टली बिहाइंड दी बिलो द फर्स्ट रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे एक दूसरे के नीचे। ये क्या हुई, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसमें एक्स और वाई है। तो अगर आपके पास 8 बॉल है, या मैं समझूं सपोज आपके पास भाई
12 बॉल्स का एक पैक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपने बिल्कुल ऐसी की ऐसी अरेंज कर दी है। तो इमेज करो आपकी हवा में बिल्कुल ये बॉल्स अरेंज्ड हैं। तो ये क्या कहलाएगी? लेयर। ये फर्स्ट लेयर है। इसके ठीक आगे या पीछे कहीं पर भी आप क्या लगा दो, और एक लेयर लगा दो, तो जो सेकंड लेयर आएगी वो ठीक इसके ऊपर आएगी, एग्जैक्टली इसके ऊपर। तो जो अभी तक मैं इमेज बनाते आया हूँ, मतलब अगर आप सोचो कि इस मार्कर के जितने भी पार्टिकल हैं वो ऐसे अरेंज हुए हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? इनके सेंटर में सिंपल क्यूबिक इमेज आपको दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, ये फिगर, इस फिगर को थोड़ा सा मैं यहाँ बना रहा हूँ वापस से, ये तो पुराना रिवीजन था, बहुत डिटेल में तो रिवाइज नहीं करा सकता। अभी ध्यान से देखो, तो ये एक स्क्वायर बना, इसके ठीक आगे एक और स्क्वायर बन रहा है, ऐसा की ऐसा इमेज करो और उसको जोड़ दो तो क्यूब बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस क्यूब की जो साइड है, मान लो लेट द साइड ऑफ दिस क्यूब इज ए, जो साइड है वो इन दोनों की रेडियस को जोड़ रही है ना। मान लीजिए यहां से लेके यहां तक अगर ए है और यहां से लेके यहां तक आर है, तो फ्रॉम अबाउ फिगर इन सिंपल क्यूबिक एज लेंथ ए इक्वल टू, वाह आया क्या रिलेशन? वही डिराइव हो गया यहाँ पे कुछ, यानी सारा खेल इस फिगर का है। सिंपल क्यूबिक में ए इक्वल टू क्या होता है? 2r। अगर रिलेशन बिटवीन ए एंड डी दे दें, यानी एज लेंथ एंड डायमीटर, वेरी गुड, तो ए इक्वल टू क्या हो गया? डी, डी फॉर डायमीटर, नॉट डेंसिटी। क्लियर? ये हो गया हमारा केस 1 सिंपल क्यूबिक। इसमें मैंने कोई क्वेश्चन बनाकर क्वेश्चन बैंक में नहीं दिया है, आप खुद से बना सकते हो कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन ए एंड 2r फॉर सिंपल क्यूबिक, ऐसा एक आप निकाल सकते हो, बना सकते हो। अब हमें बनाना है किसके लिए? फेस सेंटर्ड के लिए। अब फेस सेंटर्ड क्यूब कैसा बनता है, तो दोनों इमेजिनेशन आप देखो, मैं बोर्ड पर भी फिगर बना सकता हूँ कि फेस सेंटर्ड में क्या होता है। ये एक, ठीक है, ऐसा ही होता है फेस सेंटर्ड। बोलो भाई, फेस सेंटर्ड क्यूब कैसे बनेगा? अगर मैंने आपको 10-12 बॉल दी थी, तो एक लड़के ने क्या करा, ऐसा अरेंज किया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 12 बॉल को। वहीं दूसरे बच्चे ने क्या करा, जो 12 बॉल दी थी उसको डिफरेंट वे में अरेंज किया। कैसे अरेंज किया? यहाँ पर भी एक बॉल लगी, मतलब कैसा अरेंजमेंट बनाया, 1 बॉल 2 बॉल, फिर एक बीच में बॉल रखी है, देन 3 4, ऐसा, फिर 1 2 3 4 1 2, मतलब उसने जो अरेंजमेंट बनाया है वो कुछ ऐसा बनाया है, और यही अरेंजमेंट बार बार रिपीट होते चल रहा है। लेकिन ऐसा अरेंजमेंट फ्रंट फेस पे भी है। तो आप सोचो, फिर से 4 बॉल आगे हैं, एक बॉल यहाँ है, 2 बॉल, मतलब 1 2 3 4 तो यहाँ हो गई, 5 6 7 8 9 आपको बॉल दिख रही है, एक बीच में भी है, और उन सब के अगर मैं सेंटर को जोड़ दूँ, ठीक है, तो ऐसा ऊपर से, तो मुझे क्या दिखेगा, एक फेस सेंटर्ड क्यूब। मतलब फेस सेंटर्ड में ऊपर से देखेंगे तब भी 5 बॉल दिखेगी, साइड से देखेंगे तब भी 5 दिखेगी, इधर से देखेंगे तब भी 5 दिखेगी। इमेज क्लियर हुआ? मतलब आपको ऐसी 5 बॉल का एक बंच दिखाई देगा, किसमें? फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में। इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए मुझे, तो इसको, इस फिगर को ये समझाने, ये तो समझाने के लिए था, अगर मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ और उसके अब मैं सारे पॉइंट्स को नहीं जोड़ूंगा, उतने ही पॉइंट्स को जोड़ूंगा। ये आप सर्कल सारे बराबर साइज के बनाइएगा। अगर मैं सिर्फ इन 3 पॉइंट्स को ही जोड़ूं और एक ट्रायंगल बना दूं ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी,
तो लेट साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू ए, तो अगर क्यूब की साइड ए है तो ए बी और बी सी क्या हुए, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए। लेकिन ए सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए सी क्या है, ये हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल की, और इस क्यूब की क्या है, फेस डायगोनल है। हियर ए सी इक्वल टू फेस डायगोनल, उस क्यूब का क्या है वो फेस डायगोनल है। हर फेस का एक डायगोनल होगा ना, इसको मैं एक क्यूब ही मान लूं, तो ऊपर से ये फेस दिख रही है, इसका एक डायगोनल है जो इसको और इसको कनेक्ट कर रहा है नहीं, ये एक फेस डायगोनल है। ये सब क्या है, फेस के डायगोनल है। दिस आर द डायगोनल्स ऑफ फेस। अरे तो फेस डायगोनल AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम AC इक्वल टू रूट टू ए। आ गया, ये सब आपने साइड में कर लिया है। वी नो दैट आप इसका डेरिवेशन एग्जाम में डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हो। As we know that the face diagonal AC is equal to root 2a. Now from the given figure, from above figure, ये वाला, if r is the radius of constant particle, तो देखो यहां से यहां तक एक r, यहां से यहां तक 2r, ये 2r है, ये r है और ये r है। तो फेस डायगोनल जो है वो 4r से मिलके बना है ना, 2r प्लस r, 3r प्लस r, 4r हो गया। तो फ्रॉम द अबाउ फिगर फेस डायगोनल AC इक्वल टू 4r, बट AC इक्वल टू रूट 2a भी तो है, तो ये आ गया, वैल्यू रख दूँ यहाँ पे, तो रूट 2a इक्वल टू 4r, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको ऐसा लिख दूँ थोड़ी देर के लिए, 4r इक्वल टू रूट 2a, r इक्वल टू रूट 2a बाय 4, और इसको मैं 1/r कर दूँ, 1/r, तो 1/r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/r इक्वल टू 4 बाय रूट 2a, और इसको रेशनलाइज कर दें। रेशनलाइज करने का मतलब क्या है, रूट 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, रूट 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये हो जाएगा 4 रूट 2, लेकिन रूट 2 इंटू रूट 2 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 रूट 2, है नहीं, आएगा। तो आफ्टर रेशनलाइजेशन ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ये एक पोर्शन है ना। एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, यहाँ से शुरू करना है। जो डेरिवेशन था ना, मैंने प्रूव करने को बोला था, प्रूव दैट a इक्वल टू 4r बाय रूट 2, वो यहाँ पे पूरा हो गया, यहाँ ख़त्म हो गया। अब उसका दूसरा पार्ट शुरू है कि दूसरे वे में कैसे पूछ सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट बस नहीं लिखना है कि फ्रॉम फेस डायगोनल AC इक्वल टू 4r एंड ऑल्सो वी नो दैट AC इक्वल टू रूट 2a, और अगर ये डिराइव करना हो तो ये साइड में कर सकते हो, इन ट्रायंगल ABC एग्जाम में ये साइड में हो जाएगा। तो अब हम उसका नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ आफ्टर, इसको मैं इक्वेशन नाम दे दूँ 1, रैशनलाइजेशन ऑफ इक्वेशन 1। रैशनलाइजेशन का मतलब आप सबको आता है, सो 1/r इक्वल टू 2 रूट 2 बाय a, ओके। और इसको भी और अगर सिंप्लीफाई कर दें यानी a की टर्म में, तो a इधर चला जाएगा, तो a इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2r रूट 2, या r, नहीं समझे, ये तो 1/r का फॉर्मूला है, ठीक है। तो r इक्वल टू क्या बन जाएगा, r इक्वल टू a अपॉन 2 रूट, और मोस्ट ऑफ द बुक में इवन इन ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स ये फॉर्मूला पूछा जाता है। मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, प्रूव दैट r इक्वल टू a बाई 2 रूट 2, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट पहचान, आप बस ये याद रख लो और ऑन द स्पॉट इसको डिराइव कर लो। इसको मगअप करने की बजाय, इसको रटने की बजाय ये याद रखना बहुत ईजी है। माइंड में बस फिगर ही रखना है कि फेस डायगोनल रूट 2 होता है और ये 2r हो गया,
गॉट माई पॉइंट? ठीक है, तो ये किसके लिए हुआ? केस 2 फॉर फेस सेंटर्ड लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। लेकिन अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है तो वो आएगा केस 3, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। ये केस 2 हो गया। केस 3 इसको रब कर दूं, ठीक है। नाउ कम टू केस 3। अब केस 3 बॉडी डायगोनल। अब मैं एक बोर्ड लेवल पे डिराइव करके दिखाता हूँ कि बॉडी डायगोनल्स मतलब जहाँ पर बॉडी सेंटर्ड के लिए। केस 3 डिराइव रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। जब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है इस एंड पे बनाता हूँ। बॉडी डायगोनल जैसे फेस डायगोनल √2a होता है वैसे ही बॉडी डायगोनल होता है √3a। तो कितने बॉडी डायगोनल होंगे और बॉडी डायगोनल्स का मतलब क्या है, कैसे समझोगे बॉडी डायगोनल को? तो वो पेन स्टैंड हो, इसको क्यूब की तरह समझ सकते हो। ये इसकी एक फेस है, यहां मारकर ऐसा रख दिया तो ये फेस डायगोनल है। ये क्या हुआ? लेकिन अगर मैं एक पेन ऐसा पास कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ये ऐसा यहां से एंटर हुआ और यहां से बाहर निकला तो ये क्या हुआ? ये बॉडी डायगोनल है। ये क्या हुआ? ठीक है, मतलब ऊपर के इस कॉर्नर से, ऊपर वाली फेस से गया और यहां से बाहर निकला है। ऐसे ही एक बॉडी डायगोनल इधर से आएगा, आ रहा समझ में? तो एक बॉडी डायगोनल आपका यहां से आ रहा है, ठीक है, एक बॉडी डायगोनल आप यहां से निकाल रहे हो, एक बॉडी डायगोनल ये जो यहां से है इधर से पास करते हुए इधर निकलेगा ऊपर से, ये यहां से अंदर से, जैसे ये ऐसा जाएगा। एक ऐसा आ रहा था, ये कैसा जा रहा है, एक ऐसा आएगा। तो कितने बॉडी डायगोनल बनेंगे? देयर विल बी अ 4 बॉडी डायगोनल। कितने बॉडी डायगोनल बनेंगे? 4। और एक बॉडी डायगोनल को अगर मैं ट्रायंगल में कन्वर्ट करूं तो ध्यान रखना ये रूल, ताकि आपको फिगर बनाने में कभी मिस्टेक नहीं करोगे। जैसे मैंने भी अभी रब करके बनाया ना, क्योंकि उसका एक कॉन्सेप्ट है कि एक बॉडी डायगोनल को अगर आपको ट्रायंगल में लेना है तो उसकी 3 साइड में क्या क्या कवर होना चाहिए? एक बॉडी डायगोनल, एक साइड और एक फेस डायगोनल। तो ये क्या हुआ? ए, इसकी वैल्यू क्या है? √2a। ये a है, ये √2a है। और अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो a² प्लस √2a का स्क्वायर, तो मुझे बॉडी डायगोनल क्या मिल जाएगा? √3a। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, the AB equal to बॉडी डायगोनल, ठीक है, और
फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम ए बी इक्वल टू √3a, ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी, है नहीं। ये क्या आ जाएगा, बॉडी डायगोनल। लेकिन याद रखना एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। कितने होते हैं? एक क्यूब की फेस कितनी होती है? 6। हर फेस के 2 फेस डायगोनल होते हैं, तो फेस डायगोनल कितने हुए? 12। ठीक है, मतलब ये एक क्यूब के जो पैरामीटर से आपको याद होना चाहिए, एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है, 12 एजेस होती है, 6 फेस होती है, 6 फेस सेंटर होते हैं, 12 फेस डायगोनल होते हैं, 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं। ये सारे पैरामीटर्स यहाँ काम आते हैं। तो ये तो हो गया इन ट्रायंगल है बेसिकली। बोर्ड में एग्जाम में डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है, इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट बनाने के लिए आप ये फिगर बना दोगे। रूल क्या बताया, एक बॉडी डायगोनल ले लो, ठीक है, एक बॉडी डायगोनल, एक लेंथ और एक फेस डायगोनल, और इस बॉडी डायगोनल यानी इसकी बॉडी के सेंटर पे एक एटम है, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 1 2 3 4 5 6 7 8 4 बॉल आगे है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बॉल आगे है, 4 बॉल इधर है, लेकिन बीच में भी एक बॉल रखी है। तो अगर आप बीच वाली बॉल को देखोगे तो वो बॉडी डायगोनल, मतलब ध्यान से देखो इसको, अगर एक बॉल यहाँ है, एक बॉल यहाँ है और एक बॉल बीच में रखूँ तो बॉडी डायगोनल पूरा इन 3 बॉल से कवर हो गया ना, है नहीं। लेकिन ये तो मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ इसलिए आपको इनमें गैप दिख रही है, एक्चुअल में ये तीनों एक दूसरे को क्या कर रही है, चिपकी हुई है। बॉडी डायगोनल यानी बॉडी के क्यूब की बॉडी यानी सेंटर, बॉडी सेंटर पे अगर कोई बॉल रखी है तो वो कॉर्नर के इन 2 को टच कर रही है, फिर एक बॉडी डायगोनल इधर जा रहा है तो इन 2 को टच कर रही है। आई क्या समझ में? तो ये बॉल अगर इनको टच कर रही है तो सेम जस्ट लाइक सिमिलर टू फेस डायगोनल, अगर ये ए, ये बी है, ये सी है, वी नो दैट बॉडी डायगोनल ए बी इक्वल टू √3 है एंड बॉडी डायगोनल मतलब ए बी इक्वल टू 4r। तो फिर से इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास, 4r इक्वल टू √3a। अगेन आप इसको सेम वैसे ही कर सकते हो, रैशनलाइज कर सकते हो, डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। जैसे मैंने रैशनलाइज अभी r के रिस्पेक्ट में किया, वैसे a के रिस्पेक्ट में कर सकते हो। जैसे मैं इसको ऐसा लिख दूँ, a इक्वल टू 4r बाई √3, √3 के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूँ, a इक्वल टू 4r बाय तो √3 इंटू √3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3, तो मुझे क्या मिल जाएगा 4r √3 बाय 3, हाँ या नहीं। तो ऐसा भी फॉर्मूला मिल सकता है आपको किसमें, ऑब्जेक्टिव बुक्स में अंदर मुझे मेरे में रिलेशन। तो ये आपके पास फाइनल डेरिवेशन आ गया, a इक्वल टू 4r बाय √3। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो क्या बना रहा है, बॉडी सेंटर। ठीक है, तो केस 2 और केस 3 इंपॉर्टेंट है, दोनों की फिगर आपको ध्यान रखना है। जितना ध्यान से लेक्चर को सुनोगे, यानी पहले पूरा आपको आराम से समझ लेना है, उसके बाद ही लिखना है। ये इमेज आपके माइंड में बनना चाहिए। जैसे मैंने ये आपको समझाने के लिए इसका यूज़ किया, आप भी अपने घर पे कोई भी एक ऐसा स्ट्रेन जो क्यूबिकल इस तरह में हो, इसको लेकर आप बॉडी डायगोनल और यहाँ पर ऐसे बॉल्स को रखकर इमेजिन कर सकते हो। आपको पूरा समझ में आएगा कि अगर यहाँ एक बॉल होती, यहाँ एक बॉल हो, यहाँ एक बॉल हो, यहाँ एक बॉल और एक यहाँ बीच में रखी हो, तो ये तीनों बॉल एक दूसरे को क्या करेगी, टच कर रही है। ये तीनों बॉल टच कर रही है, लेकिन ये दोनों टच नहीं कर रही है। आगे समझ में पूरा। तो आपको फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल से रिलेशन निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या निकाल लिया कि अगर मैं बोलूँ कि ये मार्कर
फेस सेंटर्ड क्यूबिक है तो इसके सारे पार्टिकल्स की रेडियस आ गई मेरे पास, इसके पार्टिकल्स की क्या आ गई, रेडियस आ गई। तो मैं उनका क्या निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम भी निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम भी निकाल सकता हूँ। और उसी को हम आगे यूज़ करेंगे वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। तो पहले ये पूरा लिख लेना है, केस 1, केस 2, केस 3 पूरा अच्छा सिस्टमेटिक। ये सब साइड में ही लिखा जाता है कि आप फिगर बनाकर एक तरफ साइड में, और मेन डेरिवेशन ये रहा। एग्जाम में आपको वो डिराइव से करके, लेकिन अगर ये 4 मार्क्स में ही आ गया मान लो कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, तो आपको ये पूरा करना है। लेकिन सिर्फ 2 मार्क्स में आया है या 1 मार्क्स में आया है वो में, तो फिगर बनाया और डायरेक्ट ये लिखा और ये काम खत्म। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से बहुत सिंपल है, आपको याद रखना A = 2R। किसके लिए, सिंपल क्यूबिंग। 4R = √2A फेस सेंटर्ड, 4R = √3A। ये 3 याद रखना है, कॉम्पिटिटिव का काम खत्म। सिर्फ आपको क्या आना चाहिए था कि ये आया कैसे, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उसके बाद ये डेरिवेशन तो आना ही नहीं है, आपका रोल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम पैकिंग एफिशिएंसी शुरू करते हैं। Now come to next topic, packing fraction or packing efficiency. Most of the books, reference books or even the modules of some of the institutes, what you will found that the relation between radius, edge length and packing efficiency एक साथ दिया गया है। NCERT में भी ऐसा है, इसलिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चल रहा है। उसको सिस्टमेटिकली पूरे टॉपिक में डिवाइड कर दिया है। पहले आप, जब तक आपके पास रेडियस नहीं आएगी, आप पैकिंग एफिशिएंसी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, मतलब मीनिंग ये है कि अगर NCERT में रीड करोगे या किसी रेफरेंस को भी रीड कर रहे हो तो उसमें आपको कैसा दिया है, सिंपल क्यूबिक हेडिंग डाला है, उसी में रिलेशन डिराइव किया और वहीं हाथों हाथ क्या निकाल दी उसकी, पैकिंग एफिशिएंसी। फिर वेस्ट सेंटर फिर बॉय डायगोनल, तो कन्फ्यूजन होता है। मैंने उसको 2 अलग टॉपिक में डिवाइड कर दिया। बट ये पैकिंग एफिशिएंसी है क्या, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब the actual volume occupied by the constituent particles as with respect to total available volume. So total available volume का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक बॉक्स है, अब मैंने इसमें अगर एक बॉल, एक बड़ी सी अपनी जो टेनिस बॉल आती है, प्लास्टिक बॉल रख दी, तो क्या उसने इसके जितना भी वॉल्यूम में ऑक्यूपाई कर लिया, नहीं। आपको पता है कि यहाँ कॉर्नर की स्पेसेस रह जाएगी, जैसा नो। लेकिन अगर मैं इसमें सॉइल, मिट्टी का चूरा रखूँ तो वो पूरा आ जाएगा ना, वो तो पूरा, यानी एक एक कोना कोना, कॉर्नर ऑक्यूपाई कर लेगा। बात समझ रहे हो। तो वो कैसा है भाई, वो छोटे छोटे पीसेस हैं, इसलिए उसने ऑक्यूपाई कर लिया था। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सॉइल is equal to the volume of this box, but volume occupied by ball is less than the volume of box. Yes or no? तो वॉल्यूम, और जो पैकिंग जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, मतलब वो उतनी अच्छी क्लोज पैकिंग है, उसमें फ्री स्पेस उतनी कम है। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी? volume occupied by the sphere, volume occupied by the sphere ऐसा लिखो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दी स्फीयर, ब्रैकेट में लिखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी एटम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दी स्फीयर ब्रैकेट में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल with respect to total available volume is known as packing efficiency. Packing efficiency
of that cubic arrangement, of that cubic arrangement. इसके और में लिख लो, जो ये डेफिनेशन समझने के लिए बोर्ड में जो डेफिनेशन लिख के आना है वो, द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ constituent particles, total volume of constituent particle, ratio of total volume of constituent particle and volume of unit cell is known as packing fraction. ठीक है, अब इसमें लिखते हैं क्वेश्चन बैंक, यानी इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने लिखा है नहीं कि व्हाट इज़ पैकिंग फ्रैक्शन और व्हाट इज़ पैकिंग एफिशिएंसी, डायरेक्ट उसकी क्या करी, डेफिनेशन लिखवा दिया। एग्जाम में कैसा आ सकता है क्वेश्चन, सिंपल वर्ब से, शो दैट, लिख लो एक क्वेश्चन, शो दैट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ simple cubic unit cell, packing efficiency of simple cubic unit cell is 52.36%. ठीक है, ये उसकी क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी। गॉट माय पॉइंट, ये इसका ऐसा। यह क्वेश्चन इसके और में ऐसा लिखो, प्रूव दैट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक इज पाई बाय 6, पाई बाय 6, पाई बाय 6। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाउ कैन यू शो दैट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ CCP lattice और HCP lattice is 74%, 74%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बैंक हुआ। अभी मैंने जो फॉर्मूला बोला आपको उसको हम यहाँ लिखते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हुआ, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर मैं इस फॉर्मूले में 100 का मल्टीप्लाई नहीं करूं तो वो कहलाएगा पैकिंग फ्रैक्शन, अगर मैं इसको 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कहलाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, जैसे अगर आपके एग्जाम में 74% बने तो मैं उसको 0.74 भी कह सकता हूँ। 0.74 फ्रैक्शन हो गया, 74% परसेंटेज हो गए, तो पैकिंग परसेंटेज या पैकिंग एफिशिएंसी। फॉर्मूला समझ में आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जितनी भी यूनिट सेल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्यूब है वो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, एल क्यूब या ए क्यूब। अगर हम क्यूब की एज लेंथ क्या मानते हैं, ए मानते हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज ऑलवेज ए क्यूब। मतलब इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या है, अगर ये क्यूब है और इसकी साइड ए है तो इसका वॉल्यूम क्या है, ए क्यूब। तो इतना वॉल्यूम अवेलेबल है, उसमें से कितना वॉल्यूम उस बॉल ने ऑक्यूपाई कर लिया जो इसमें आई। या तो इसमें आप एक बॉल रखोगे
या इसमें छोटी छोटी आपने 4 अपनी टेबल टेनिस की बॉल मान लो रख दी, ठीक है, तो टीटी की अगर बॉल रखी तो हो सकता है भाई 4 या 5 बॉल आ जाए, यस और नो। बट फिर भी वो 5 टीटी बॉल भी पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर पाई। मान लो इसमें 4 टीटी बॉल आ जाती है, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 टीटी बॉल, मतलब उन चारों बॉल का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब एक क्यों। तो आपको पता चल गया ना कि उसकी इन बॉल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। गॉट माई पॉइंट। तो ये हमें अलग अलग केसेस के लिए निकालना है। तो फिर से पैकिंग एफिशिएंसी यानी केस 1, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर SCC यानी सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब सिंपल क्यूबिक क्यूब में, सिंपल क्यूब में कितने एटम पर यूनिट सेल होते हैं? 1। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूब 1। मतलब इसमें आप एक ही बॉल रख रहे हो, इसमें क्या रख रहे हो आप? एक बड़ी बॉल रख रहे हो, ठीक है। तो वो क्या हुआ? सिंपल क्यूबिक हुआ। सिंपल क्यूबिक में एक ही आइटम आता है। सो वॉल्यूम ऑफ एक एटम, और आपको क्या पता है, वी नो दैट A equal to 2R for simple cube. So volume of atom क्या होगा? Volume of atom equal to 4/3 pi r क्यूब। R की जगह में A/2 रख दूं, यस और नो? तो ये वॉल्यूम ऑफ एटम हुआ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या होता है? ए क्यूब। ये होगा इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इन दोनों को इस फॉर्मूले में पुट कर दूं तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। बट आर की जगह क्या रख दें? A/2। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 4/3 पाई A/2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा π/6। उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 52.36%। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? कैसे करना है? yes. अगर केस 2 फॉर FCP और CCP या HCP क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब FCP हो या CCP हो या HCP हो, अगर हम इनकी क्या निकाल रहे हैं? पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं? 4। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 का वॉल्यूम लेंगे, यानी फेस सेंटर्ड के लिए बोल दूं, फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज, फॉर फेस सेंटर्ड फेस सेंटर्ड नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल मतलब एक क्यूब में 4 एटम होते हैं। अब ये मत पूछना है कि सर एक क्यूब तो 8 से मिलके बनता है। इसका मतलब अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा, आपने फर्स्ट लेक्चर से ही आपका बेस खत्म हो गया, क्योंकि हम नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल बनने की कि ये 8 दिखते हैं लेकिन ये सब शेयर भी हो रहे हैं ना। तो एक्चुअल में 8 कॉर्नर मल्टीप्लाई 1/8 तो 1 आया था।
3 फेस सेंटर्ड यानी टोटल 6 मल्टीप्लाई 1/2 तो 3 आया था, तो 3 + 1 मिला के हमारा 4 बना था, याद आ रहा है। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हैं, 4 हुए। वी नो दैट 4r = √2a, यस और नो, r = √2a/4। या तो ये वैल्यू रख दो या इसको रेशनलाइज करके जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 एटम = 4 × 4/3 πr³, यस और नो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 × 4/3 पाई, r की जगह ये रख दूँ डायरेक्ट, √2a/4 का होल क्यूब। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन = इसको पुट कर दो, 4 ब्रैकेट में 4/3 पाई √2a/4 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब। तो इस पूरे को सॉल्व करके जब 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 74%। क्या आएगा, अब इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब देखा जाए तो मैंने भी याद नहीं किया इन टर्म्स ऑफ पाई कभी इसको, लेकिन बोर्ड इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे मैंने सिंपल के लिए π/6 निकाल के रखा है, ऐसे आप इन टर्म्स ऑफ पाई इसको सॉल्व करके रखोगे, क्योंकि सम टाइम आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में परसेंट के फॉर्म में न देकर पाई के फॉर्म में पूछ लेते हैं, तो आपके पास पाई के फॉर्म में सॉल्व किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, आपसे नहीं बनता है सॉल्व कर दे, बट सॉल्व नहीं करोगे तो आपके लिए एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ये होगी कि आपको रटना पड़ेगा। मैंने भी याद नहीं रखा है क्योंकि मैं इमीडिएट सॉल्व करके निकाल लेता हूँ। तो इन टर्म यानी आप पाई के फॉर्म में इसको निकाल कर रख लोगे, तो आपको फेस सेंटर्ड के लिए पैकिंग एफिशिएंसी पाई के फॉर्म में निकाल कर रखना है। तो ये हो गई सिंपल क्यूबिक पैकिंग एफिशिएंसी, ये हो गई फेस सेंटर्ड पैकिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट आएगी केस 3, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बॉडी सेंटर्ड। तो पहले ये दो लिख लो, उसके बाद हम पैकिंग एफिशिएंसी बॉडी सेंटर्ड के लिए, हालांकि बहुत ईजी है। वहाँ नंबर ऑफ एटम 2 आएंगे, यहाँ नंबर ऑफ एटम कितना है 4, वहाँ आएंगे 2, तो वॉल्यूम कितना लेंगे 2 का, तो 2 × 4/3 πr³, लेकिन r = क्या होगा √3a/4, बस तो वो निकल जाएगा बॉडी सेंटर्ड। तो वो भी एक बार लिख कर बता देता हूँ उनमें, थोड़ा सा बोर्ड लेवल पे क्लियर हो जाए। पहले ये दो नोट कर लूँ, फिर बॉडी सेंटर्ड का देख लेते हैं। ओके, देखो बेटे इसमें वो निकल, फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी कैसे काउंट करेंगे। फॉर बॉडी वी नो दैट इन बॉडी सेंटर्ड 4r = √3a, ठीक है। तो r = आपके पास आ गया √3a/4, ये आप ध्यान रखो। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 2, तो 2 बॉल आ रही है, मतलब आप इसके अंदर कितनी बॉल रख रहे हो 2, पहले 1 बॉल रखी थी, फिर 4 बॉल रखी थी, अब हम कितने रख रहे हैं इसमें 2 ही रख रहे हैं। तो उन 2 बॉल का वॉल्यूम और उन 2 बॉल के वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो हमको उनकी रेडियस दे रखी है, तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 एटम = 2 × 4/3 पाई r³, r की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, तो 2 ब्रैकेट में 4/3 पाई r = √3a/4 का होल क्यूब। इसे को कहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर दें, तो पैकिंग फ्रैक्शन 2 ब्रैकेट में 4/3 पाई √3a/4 का होल क्यूब ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय a क्यूब। ठीक है, ये सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 68%। कितनी आएगी पैकिंग फ्रैक्शन। अगेन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए आपको सिर्फ ये परसेंटेज याद रखना है।
यहाँ आने के बाद आपको डायरेक्ट लिख देना है आफ्टर सॉल्विंग विल गेट 68%। लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए आपको ये पाई के फॉर्म में पता होना चाहिए। किसके फॉर्म में? सो दिस आर द पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स कांस्टेंट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टोटल अवेलेबल वॉल्यूम। ठीक है, एफिशिएंसी है ना। एफिशिएंसी मतलब कैसे? उनकी क्षमता कि अगर मेरे पास भाई 100 डेयरी मिल्क है और वो 100 डेयरी मिल्क मैंने खलपा 7 को खाने के लिए दी, तो उसने भाई 10 खाई, तो उसकी एफिशिएंसी क्या हुई? मतलब 10% हुई ना, कि ये 10% ही खाता है। ये ना, वही मुंशी माहिम को दी उन्हीं में, तो 10 बची। तो पैकिंग एफिशिएंसी मतलब उसकी डेयरी मिल्क एफिशिएंसी 90% हुई, तो वो इतनी खा सकता है, अवेलेबल का इतना खा लिया। तो इसी वॉल्यूम है कि कितना वॉल्यूम आपने ले लिया। वो अरेंजमेंट जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है वो बेस्ट पैकिंग होती है। तो सबसे बेस्ट पैकिंग कौन है? पैकिंग फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग इज द बेस्ट पैकिंग, क्योंकि उसमें 74%। अगर कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए फाइंड आउट द फ्री स्पेस अवेलेबल इन फेस सेंटर्ड 100 माइनस 74 26% क्या है? फ्री। तो ऐसा यहाँ पे भी लिख लेना, टोटल फ्री स्पेस इज 26। ऐसे यहाँ पे 100 माइनस 68 कर लोगे, वहाँ 100 माइनस 52.36 कर लोगे, जिसको राउंड फिगर में 52.4 लिखा गया है एनसीईआरटी में। गॉट माई पॉइंट? सो दिस इज ऑल अबाउट पैकिंग एफिशिएंसी। किसके बारे में? पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। तो एक यूनिट सेल से एक लेटिस कैसे बनता है, लेटिस का पूरा इमेजिनेशन हमने सीखा था जब मैंने आपको पैकिंग पढ़ाना शुरू किया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्चुअल क्रिस्टल लेटिस। 3D में क्रिस्टल लेटिस का मीनिंग क्या है उनमें, जब गॉसियन सरफेस वाला पॉइंट कवर किया था। तो जिसने वो लेक्चर बहुत अच्छे से सुना होगा, पढ़ा होगा, उसको एक लेटिस, एक यूनिट सेल, इनका पूरा क्लियर अच्छे से मीनिंग उनमें कि वी हैव एक क्यूब को ऐसा कवर करो उनमें कि उसकी सारी बॉल कवर हो जाए, कहीं से भी ओपन न रहे, जस्ट लाइक अ गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो जब गॉसियन सरफेस लाइक कवर करते हैं तो उससे जो स्ट्रक्चर बनती है उसी को बोलते हैं क्रिस्टल लेटिस। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से यहाँ हमने देखे और क्लियर किए हैं, इसको देखो। अब एक यूनिट सेल की हमें क्या फाइंड आउट करनी है? डेंसिटी। क्या फाइंड आउट करनी है? डेंसिटी। ठीक है, तो इतना नोट करोगे, देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ओके, कितना है? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल से बार बार जुड़ कर क्या बनता है? पूरा लेटिस बनता है, और बहुत सारे लेटिस अगर आपस में जोड़ दें तो एक पूरा बल्क मॉलिक्यूल या कंपाउंड बन जाता है। तो एक यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करें? हाउ टू फाइंड आउट दी डेंसिटी ऑफ, डायरेक्ट इस बार में इसके ऊपर फॉर्मूला भी आ जाता है डिराइव करने के लिए कि फाइंड आउट डिराइव करो। और जनरली बोर्ड में, मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड एग्जाम में इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आया है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है इसके अंदर। जैसे अगर आपको फॉर्मूला दिया है कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो अगर डिस्प्लेसमेंट दे दूँ, टाइम दे दूँ, तो क्या निकालना है? तो क्या करना है? डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। ऐसे ही वैल्यू पुट करने वाले ही क्वेश्चन आते हैं डेंसिटी से। फॉर्मूले में सिर्फ क्या करना है? आपको वैल्यू पुट करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन में, और डेरिवेशन को याद रखना बहुत आसान है, वेरी इजी। अगर आपको डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला है, किसकी डेंसिटी निकाल रहे हैं? यूनिट सेल की। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और अभी थोड़ी देर पहले ही देख कर आए कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल? ए क्यूब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। लेकिन एक यूनिट सेल का मास कैसे निकालें? हाउ टू किल? तो यूनिट सेल बनती किससे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। अरे भाई क्यूब बना कैसे? क्यूब नाम की कोई ओरिजिनल में क्यूब थोड़ा होता है, वो तो क्या होता है? सेंटर को ज्वाइंट करके जो इमेज बनती है। तो सिंपल क्यूब कैसे बनता है? 8 स्फीयर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 बॉल आगे 4 बॉल पीछे, सेंटर को जोड़ दो तो क्या बन गया? सिंपल क्यूब बन गया ना। लेकिन एक्चुअल में उस एटम को, उस क्यूब को एक ही एटम ने बनाया है, क्योंकि जो 8 बॉल है वो दूसरे अदर 8 से भी तो घिरी हुई है।
तो सिंपल क्यूब में एक्चुअल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 1 ही होते हैं। तो व्हाट इज द मास ऑफ यूनिट सेल? जो उस एटम का मास होगा वही उस यूनिट सेल का मास हुआ। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का डेरिवेशन कैसे होता है? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट द मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम है? मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 एटम। मान लो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, लेट द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज कैपिटल Z and the mass of 1 atom is small m। ये नंबर ऑफ मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया? Zm। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो आपको पता ही A क्यूब। तो डेंसिटी रो इक्वल टू क्या हो गया? Zm बाई A क्यूब। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये फॉर्मूला कैसे याद रखोगे उनमें, उसके लिए छोटी सी ट्रिक बनाइए, हालांकि ज़रूरत ही नहीं है उसकी, बट फिर भी जो स्टूडेंट्स मतलब जिनको इमीडिएट फास्ट सॉल्व करना है, फटाफट चाहिए उनमें, तो डेंसिटी का डी फॉर देखो, रो का सिंबल है देखो, जेड है मतलब ज़मी पे, देखो ज़मी पर आकर गिरा कुबड़ा, गिरा मतलब स्लाइड, स्लाइड मतलब डिवाइडेड बाय, ठीक है, गिरा मतलब स्लाइड, जेड है मतलब ज़मी, देखो ज़मी पर आकर गिरा कुबड़ा, कुबड़ा याद आ रहा है, ठीक है, क्यूब है ना, कुबड़े का टेटू, कुबड़ा कौन है? रेसलर है ना, जो WWE में लड़ने जाता है मुझे, तो भाई उसको भी गिरा दिया, तो देखो ज़मी पर आकर गिरा कुबड़ा, क्यूब, इससे आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। लेकिन व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास कैसे निकालते हैं, तो ये आगे की जो टर्म है ये उसी स्टूडेंट को आएगी जिसने क्या पढ़ रखा हो? मोल कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ रखा हो? मोल कॉन्सेप्ट। तो ज़रा देखिए कितनों को 11th का मोल कॉन्सेप्ट याद है, ठीक है, तो ये अभी लिखना नहीं है, पहले साइड में एक मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लिखो और मुझे बताओ, साइड बिल्कुल अपने नोट्स में नहीं लिखोगे, उस साइड में लिख कर देखोगे कि चेक करोगे कि आपका IQ कितना है, आपको मोल कॉन्सेप्ट कितना आता है। फाइंड आउट दी, 2 क्वेश्चन लिखाता हूँ, 2 इंपॉर्टेंट है, बहुत ऑब्जेक्टिव है। व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ, what is the mass of 1 atom of carbon? What is the mass of 1 atom of carbon? Second question, find out the mass of 1 molecule, mass of 1 molecule of कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इन AMU, इन AMU लिख लीजिए, AMU, A.M.U, AMU, ओके। सॉल्व करने के लिए आपके पास में 30 सेकेंड है, समझ में, 30 सेकेंड से 1 मिनट, फिर उसके बाद हम इसको चर्चा करते हैं। सो मोल कॉन्सेप्ट का जो यहाँ रिलेशन आने वाला है वो कैसे, पहले दोनों समझो। मैंने पहला क्वेश्चन दिया था कि फाइंड आउट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इन AMU। फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, मोल कॉन्सेप्ट का पॉइंट है, आपको ध्यान होना चाहिए, चाहे एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उनका जो एटॉमिक मास या मोलर मास होता है, मान लीजिए कार्बन वाला क्वेश्चन तो दिया ही था, हम सोडियम से देख सकते हैं या किसी भी और एलिमेंट से। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास होता है 23। अगर इस 23 वो देखो पीरियोडिक टेबल में कभी भी इनके पीछे कोई यूनिट नहीं लिखी होती है, क्योंकि हम यहाँ यूनिट चेंज कर सकते हैं, इट मे बी ग्राम, इट मे बी AMU। अगर आपने 23 के पीछे AMU लगा दिया तो वो सोडियम के एक एटम का मास बन गया। सो मास ऑफ 1
एटम ऑफ सोडियम इक्वल टू 23 AMU, लेकिन ये AMU में है, ग्राम में नहीं है। तो अब आपको इस AMU को ग्राम में बदलना है, तो आपको AMU और ग्राम में रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आपको डिराइव करना आना चाहिए। अब ऑन द स्पॉट कैसे निकालोगे? तो जब मैं 23 के पीछे ग्राम लगा देता हूँ, मास ऑफ 1 मोल इक्वल टू 23 ग्राम, याद करो, पीछे ग्राम लगा दिए तो 1 मोल, 1 मोल मतलब 1 Na पार्टिकल। मास ऑफ 1 Na पार्टिकल या 1 Na एटम इक्वल टू 23 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना हुआ? मास ऑफ 1 एटम इक्वल टू 23 बाय, बट ये 23 क्या है? एटॉमिक मास। अगर कोई मॉलिक्यूल दिया हो, फॉर एग्जांपल फॉर कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मास होता है 44। सो मास ऑफ 1 मोल इक्वल टू 44 ग्राम। 1 Na मोलिक्यूल वन मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल का क्या होगा? 44 बाय Na ग्राम, यस और नो? तो ये क्या है? यहाँ ये एटॉमिक मास है, यहाँ ये मोलर मास है। जब एटॉमिक मास या मोलर मास को Na से डिवाइड कर देते हैं, तो उस एलिमेंट का या उस कंपाउंड के एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास आ जाता है। ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम, इसलिए यहाँ एटम लिखा है। ऑल कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, इसलिए यहाँ मॉलिक्यूल लिखा है। तो मोलर मास या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय Na, एक एटम का मास हुआ, मतलब मास ऑफ 1 एटम, यानी स्मॉल m की जगह में क्या लिख सकता हूँ? फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट we know that mass of 1 atom equal to capital M divided by Na। यहाँ कैपिटल क्या M क्या है? यार M इक्वल टू एटॉमिक आर मोलर मास, यस और नो? ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, जैसे ही पुट करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेंसिटी रो इक्वल टू Z कैपिटल M Na बाय, ये तो इस फॉर्म में भी डिराइव करने को आ सकता है और इस फॉर्म में भी। यहाँ स्मॉल m है, यहाँ कैपिटल M। स्मॉल m एक एटम का मास है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आपको ऐसा दिया है कि वहाँ पे एक एटम का मास नहीं दिया है, जैसे फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर्मिंग FCP लैटिस, तो FCP लैटिस है मतलब 4 एटम पर यूनिट सेल, मतलब Z की वैल्यू 4 हो गई। सोडियम क्लोराइड का मोलर मास निकाल लोगे, Na आपको पता ही है, और AQ मतलब फेस सेंटर्ड के लिए, फेस सेंटर्ड का आपको A की वैल्यू आता है, मतलब आपको रिलेशन पता है ना? क्या पता है फेस सेंटर्ड के लिए? 4R इक्वल टू √2a। तो अगर रेडियस दी हो तो उससे A निकाल सकते हो, नहीं तो अदरवाइज एज लेंथ दी गई होगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बॉडी सेंटर्ड के लिए Z की वैल्यू 2 आएगी, फेस सेंटर्ड के लिए Z की वैल्यू 4 आएगी, सिंपल क्यूबिक के लिए Z की वैल्यू 1 आएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि कैसा क्यूब आपको दिया गया है। गॉट माई पॉइंट? तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट डेंसिटी। ये मोल कॉन्सेप्ट का छोटा सा रिविजन था। और 1 AMU का जो डेरिवेशन होता है वो 1 AMU इक्वल टू हमने जो मोल कॉन्सेप्ट के टाइम डिराइव की थी कि 1 AMU क्या होता है? 1 AMU इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। मतलब क्या करो, 12/Na को डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी उसको भी और 12 से डिवाइड कर दो तो 1 AMU की वैल्यू आ जाएगी। वो आएगी ग्राम में।
आप उसको किलोग्राम ग्राम में अलग अलग चेंज कर सकते हो, ठीक है। या आप इन शॉर्ट डायरेक्टली याद रख सकते हो कि 1/Na इक्वल टू 1 AMU, मतलब 1 AMU इक्वल टू क्या होता है, 1 AMU इक्वल टू 1/Na, ये दोनों मीनिंग है। ऐसा फॉर्मूला आपको फिजिक्स में दिया गया है, 1 AMU इक्वल 1/2 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, न्यूक्लियाई चैप्टर में, एटम या फिर न्यूक्लियाई में आपको ये दिया गया है फिजिक्स में, 12th के फिजिक्स में पार्ट 2 में, ठीक है। और 11th में मोल कॉन्सेप्ट है तो हमने देखा ही है इसको, है ना, यहाँ पर कवर किया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डेंसिटी। में यहाँ पे सॉलिड स्टेट चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो ख़त्म हो जाता है। वाटर क्रिस्टल, हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रिस्टल, देयर पैकिंग, देयर एप्लीकेशंस, पैकिंग एफिशिएंसी एंड डेंसिटीज। बट एनसीईआरटी का एक पोर्शन लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वाइड, में ये पोर्शन बोर्ड के लिए आप सबसे कोई काम का नहीं है, ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव। वो इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में हम देखते हैं, लास्ट लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स वाला जो पोर्शन है। बट इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाले हैं वो है डिफेक्ट्स, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशंस के लिए। डिफेक्ट्स, टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, एंड वन ऑफ द टॉपिक, एक टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जो कि 12th के सेमीकंडक्टर चैप्टर से है। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एन टाइप, पी टाइप, डिफरेंस बिटवीन एन टाइप, पी टाइप, एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ये वाला जो पोर्शन है ये 12th के सेमीकंडक्टर से है, इजीली रीड करके भी आ सकता है। तो जो 12th के स्टूडेंट जिन्होंने वो चैप्टर पढ़ लिया है वो तो उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं रीड करके ही। तो रीड करके रेडी रखें पूरा, वो नेक्स्ट में हम उनसे पूछ लेंगे। यहाँ तक के नोट्स बनाना है, उस पर बेस्ड इंटेक्स, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में नहीं में क्वेश्चंस दिए डेंसिटी पे बेस्ड। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करने वाले आते हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको कॉन्सेप्चुअल हो। इस पर कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं बनता है, डेंसिटी पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होता है, यू कैन ईजीली सॉल्व ना। इस पर सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है।